नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथ्स NCERT के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 7। ये लेक्चर नंबर 8 है और लेक्चर नंबर 6 से हम जो है क्लास 12th के मैथ्स के जो पहला चैप्टर जिसका नाम रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, इसके एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस को हम करवा रहे थे, जिनमें हम टोटल 3 क्वेश्चन कर लिए थे और वो 3 क्वेश्चन 2 लेक्चर में बना हुआ है। एक है लेक्चर 6, उस पर लिखा प्ले लिस्ट में आप लोग जाएंगे तो आप लोग पाएंगे लेक्चर नंबर 6 सॉल्यूशंस 1.1 एक्सरसाइज का और पार्ट नंबर 1, और उसके बाद लेक्चर 7 में पार्ट नंबर 2 लिखा गया है, सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर मतलब रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है वो क्लास 11 से ही पढ़ा जाता है। सबसे पहली बार आपको क्लास 11 में पढ़ने को मिलता है और ये इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा है जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि 11th और 12th में आप एक वर्ड बार बार सुनने को पाएंगे, फंक्शन फंक्शन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ऐसे फंक्शन सुनेंगे आप। तो इसीलिए फंक्शन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अदर चैप्टर में भी यूज होता है, इसका क्वेश्चन के बीच में बता देगा कि ये टाइप का फंक्शन, ये इस टाइप का फंक्शन है। तो रिलेशन और फंक्शन, क्योंकि फंक्शन पढ़ने के लिए आपको रिलेशन पढ़ना पड़ता है, तो रिलेशन पे हम बात कर रहे हैं। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज R = A, B। तो कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन, मतलब दिखाइए कि एक संबंध R जो कि डिफाइंड है, किस प्रकार से डिफाइंड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे हम लिख देते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जब भी मेरे इस वीडियो को देखें तो सामने किताब रख लें, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिखता नहीं हूँ और आप सामने किताब रखिए। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन को भी पढ़िए। उसके बाद सोल्यूशन को जब मैं करवाऊँ तो सोल्यूशन को आप ध्यान से देखिए। तो क्या है क्वेश्चन है कि एक रिलेशन दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक रिलेशन R दिया गया है और रिलेशन R कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि रिलेशन R में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो A, B, यानी कि A पहले ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को दिखाएगा और B ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट को दिखाएगा, और वो इस प्रकार से होंगे कि जो A होगा A इज़ लेस देन R = B, यानी कि A का मान A से छोटा होगा या A के बराबर होगा। अब आपको बताना है कि सिद्ध करिए, दिखाइए कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि शो दैट R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इट मीन्स यह जो संबंध है ये स्वतुल्य संबंध है, संक्रामक संबंध है, लेकिन यह सम्मित संबंध नहीं है। आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया है कि रिलेशन होने के लिए एक सेट चाहिए। तो यहाँ पे जो सेट जो दिया गया है, सेट को R से, मतलब ये सेट रियल नंबर का एक सेट है। सेट किसका है? रियल नंबर का सेट है, यानी कि वास्तविक संख्याओं का सेट है। वास्तविक संख्याएं बोले तो उसमें अपरिमेय संख्या भी आएगी, परिमेय संख्या भी आएगी। इट मीन्स रैशनल नंबर भी आएगा और इरेशनल नंबर भी आएगा, रूट वाले नंबर भी आएंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर भी आएंगे, निगेटिव नंबर भी आएंगे, डेसिमल नंबर भी आएंगे, यानी कि सारे के सारे नंबर आएंगे, बस कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। यानी कि रूट के अंदर माइनस करके जो नंबर आते हैं वो इस सेट में नहीं शामिल होंगे, बाकी दुनिया के सारे नंबर इस सेट में शामिल होंगे। और इस सेट पे एक रिलेशन बनाया गया है और रिलेशन कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि रिलेशन में जो एलिमेंट A, B आएगा वो इस प्रकार से होगा कि A छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए B से। तो आप दिखाइए कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव कि ये रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को शो करते हैं। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में बोलते हैं स्वातुल्य संबंध, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हिंदी में कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध आप सभी जानते हैं, कोई भी रिलेशन स्वातुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है यदि उस रिलेशन के अंदर उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के डबलेट्स मौजूद हों, यानी कि
उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन हो, और रिलेशन तब माना जाएगा जब पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से बराबर होगा या फिर दूसरे से छोटा होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे ये इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी आशमिका। यहाँ पे या तो ये छोटा हो जाए या तो ये बराबर हो जाए, दोनों में से कोई एक बात होगी तो हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स आप बताइए इस सेट आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अच्छा, इसको इस सेट को आर से ना दिखा के इस सेट को ए से दिखा दे रहे हैं, वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे भी आर लिखा है यहाँ पे भी आर लिखा है। तो ये रिलेशन है, वो सेट है। तो कोई भी इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड तो होगा ही ना, क्योंकि वो अपने आप के बराबर तो होगा ही। जैसे मान लीजिए आप वहाँ से √3 उठा लीजिए, √3 के बराबर होगा, छोटा तो नहीं होगा पर बराबर तो होगा ना। तो यानी कि जैसे यहाँ पर ना ये सेट ए जो दिया गया है, सेट ए ही तो दिया गया है, इस ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेशन में होंगे। और हमने बताया कि रिलेशन में तब माने जाएंगे जब इस वाली रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे। और आप जानते हैं प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से छोटा तो नहीं होगा पर स्वयं के बराबर जरूर होगा। इन दोनों बातों में से कोई एक बात अगर वो प्रूफ कर रहा है तो रिलेशन के अंदर आएगा। तो साफ साफ लिख देंगे लेट ए बिलोंगिंग, लेट एनी ए, यहाँ पे लिख देंगे लेट एनी ए, लेट एनी ए बिलोंगिंग इन सेट ए। यानी कि यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो ए है वो इस सेट के किसी भी एलिमेंट को दिखा रहा है, ठीक, किसी भी सेट को। जैसे ए √3 को भी ले, आप √3 लेंगे तो ए की वैल्यू √3 हो जाएगी, √2 लेंगे तो ए की वैल्यू √2 हो जाएगी, 2 लेंगे तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। यानी कि ए इस सेट के किसी भी एलिमेंट को वो दिखा रहा है। और यहाँ पे बता रहा हूँ, माना लेट ए, माना कि एक एलिमेंट ए है जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे एवरी ए कामा ए बिलोंगिंग इन द रिलेशन बिकॉज, प्रत्येक ए कामा ए इस रिलेशन में बिलोंग करेगा बिकॉज, क्योंकि ए इज लेस देन, ए इज लेस देन तो होगा नहीं, इक्वल होगा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के बराबर होंगे। और वो इनइक्वलिटी कहती है कि चाहे बराबर हो तो भी चल जाएगा, इक्वल होंगे, छोटा होगा तो भी चलेगा। बिकॉज ईच ए इज इक्वल टू ए, यानी कि प्रत्येक ए के बराबर है। हेंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमने बोला ए कोई भी हो सकता है। जैसे ए आप मान लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे माना हमने ए की वैल्यू 2 ले लिया, तो जो 2 है वो 2 के बराबर है ना, ए की वैल्यू 3 ले लिया, तो जो 3 है वो 3 के बराबर है ना, ए की वैल्यू √3 ले लिया, तो √3 के बराबर है ना। तो इसका मतलब है कि ये अगर बराबर हो जाएंगे तो रिलेशन में आ जाएंगे, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन यही है। तो इसलिए ये जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वातुल्य संबंध है, ये स्वातुल्य संबंध है, आप लोग अच्छे से समझिए। दूसरा दिखाते हैं सिमेट्रिक, यानी कि सममित संबंध को देखिए आप लोग। तो डियर फ्रेंड, सममित संबंध होने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर ए बी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा तो बी ए भी इस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ए कामा बी बिलोंगिंग इन द रिलेशन, इफ़ ए कामा बी बिलोंगिंग इन द रिलेशन इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। बिकॉज इफ़ ए कामा बी इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन इट मीन्स ए कामा बी is hold the definition of the given relation. It means if a comma b is belonging in the relation, it implies that a is less than or equal to b. या तो a b से छोटा रहा होगा या तो जो है वो उसके बराबर रहा होगा। एग्जाम्पल देखिए, आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बट b is not equal or less than a, hence b comma a is not belonging in the relation, so this is not symmetric relation। चूंकि b कामा a इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए ध्यान से, हम एग्जाम्पल लेके आपको दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए इस सेट में से एक एलिमेंट उठाते हैं 2, 1, 2,
अब 1,2 अगर इस रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, क्यों कर रहा है, हमने माना कि यहाँ पे लिख देंगे कि माना, हिंदी में बोल देते हैं कि माना 1,2 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और 1,2 जो एलिमेंट है वो इस सेट से आए हुए हैं, क्योंकि 1 और 2 रियल नंबर है, तो 1,2 इस सेट के एलिमेंट हैं, और 1,2 से 1,2 दोनों एलिमेंट हैं वो रिलेटेड हैं इस रिलेशन से। इट मीन्स 1 या तो इससे छोटा होगा या तो बराबर होगा, तो छोटा है बराबर तो होगा नहीं है, बट आप लोग देख के बताइए क्या 2, चलिए लगा देते हैं, क्या 2 जो है वो बराबर है या छोटा है 1 से, तो 2 ना तो 1 से छोटा है ना तो 1 के बराबर है, इसलिए ये वाली इनइक्वालिटी कट जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे हेंस 2,1 इज नॉट बिलोंगिंग इन द गिवन रिलेशन, सो 1,2 तो इस रिलेशन में आया पर 2,1 इस रिलेशन में नहीं आया, और सिमेट्रिक कहता है कि अगर 1,2 है तो 2,1 को भी होना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो रिलेशन है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सममित संबंध नहीं है। और हम आपको बताए हैं कि आप चाहे एग्जाम्पल से कर दीजिए, चाहे आप इसको कंसेप्ट के माध्यम से करें, पर इसको एग्जाम्पल से कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा था कि ये यहाँ पे मुझे शो भी करना था कि ये जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, तो नहीं होने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं तीसरा हमें दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक है कि नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, संक्रामक होने के लिए AB का भी होना जरूरी है, BC का होना जरूरी है, BC में वही B होना चाहिए जो A के साथ था, उसी ऑर्डर पेयर से, उसी एलिमेंट से दूसरा वाला ऑर्डर पेयर स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से सुनते जाइए, यहाँ पे लिखेंगे कि लेट, या लिख देंगे इफ़, माना लिख सकते हैं, या फिर लिख देंगे यदि A, B बिलोंगिंग इन द रिलेशन एंड यहाँ पे लिख देंगे एंड का साइन लगा देते हैं यहाँ पे, एंड B, C बिलोंगिंग इन द रिलेशन, इफ़ A, B बिलोंगिंग इन द रिलेशन इट मीन्स A इज़ लेस देन और इक्वल टू B। अगर A और B इस रिलेशन में मौजूद है तो इसका मतलब A की वैल्यू जो भी होगी वो B से या तो छोटी होगी या तो B के बराबर होगी। तो हमने यहाँ पे बता दिया अच्छे से। एंड यहाँ पे ध्यान से देखिए, B जो होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा C से। अब यहाँ ध्यान से देख के बताइए आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो B है, ध्यान से देखिए, यहाँ से ये पता चल रहा, साफ साफ पता चल रहा है कि जो B है, अब जो A है यहाँ पे लिख देंगे हेंस, इसको देख के पता चल रहा है कि हेंस A इज आल्सो लेस आर इक्वल C, इफ A इज लेस आर इक्वल C देन A, C इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन, हेंस A, C बिलोंगिंग इन द रिलेशन। इसलिए इस रिलेशन में आएगा क्योंकि ये वाली बात हो रही है, हेंस दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अतः यह जो संबंध है, अतः यह संबंध संक्रामक संबंध है, क्योंकि इस रिलेशन में AB आ गया, BC आ गया और AC भी आ गया। यहाँ पे समझिए, अगर A छोटा है बराबर है B से, B छोटा है बराबर C से, तो इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जो A की वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी होगी। किससे छोटी होगी वो छोटी होगी C से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर लीजिए A जो छोटा हो किससे, B से, तो इसका मतलब एक जो है, एक छोटा होगा किससे, 2 से, बराबर तो होगा नहीं, छोटा होगा, चलो। और अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब 2 को छोटा लेना पड़ेगा किससे, C से, तो 2C कोई तीसरी वैल्यू है, छोटा तब होगा जब यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब आप लोग देख के बताइए, ये जो 1 है वो 3 से छोटा है कि नहीं है। तो अगर 1 3 से छोटा है, इसका मतलब है कि 1 और 3 जो ऑर्डर पेयर होंगे उसी रिलेशन में आएंगे। ऐसे किसी भी एलिमेंट के लिए पॉसिबल हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इसको ट्रांजिटिव शो कर देंगे। तो इसलिए ये जो रिलेशन R था, ये जो रिलेशन R दिया गया है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, बाकी ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। लेकिन यह सिमेट्रिक नहीं है, यह संबंध सिमेट्रिक संबंध नहीं है।
बताइए जी, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से चौथा वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं आसानी के साथ। अब बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन की। इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। वीडियो को रोक लिया करिए और उसके बाद जो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए। जैसे आप लोग कर पाएँ वैसे करें और आप समझने की पूरी कोशिश करें। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ये चैप्टर कठिन नहीं है, पर जो स्टूडेंट होते हैं वो इस चैप्टर को बहुत ही कठिन चैप्टर समझते हैं। तो आपको ऐसा नहीं समझना है, ये चैप्टर आसान है। आप लोग खुद देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने करवा रहे हैं, ये कितना कठिन लग रहा है। रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर शामिल हो जाएगा अगर वो रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। अगर वो डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है तो रिलेशन के अंदर शामिल हो जाएगा। आपको दोनों तरफ से बातें याद रखनी है। मैथ्स में दोनों तरफ से आपको चीज़ें सीखनी होती है। एक तरफ से अगर आप सीखेंगे तो आप समझ लीजिए फुल कंसेप्ट को नहीं सीख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आधे ज्ञान को ले रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है चेक वेदर द रिलेशन आर इन द आर चेक वेदर रिलेशन आर इन आर, यानी कि एक सेट दिया गया है रियल नंबर का, वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है और उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। रिलेशन कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात मैं करता हूँ और इसमें कहा गया है कि एक सेट है, सेट को ए से दिखा देते हैं और ये सेट है रियल नंबर का, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का ये सेट है। वास्तविक यानी कि याद रखे रहना भैया, एक के बाद 2 नहीं आएगा इसमें, एक के बाद दशमलव आएंगे, रूट आएंगे, सब कुछ आ जाएगा, इसलिए इसका नाम वास्तविक है। वास्तविक संख्याओं का एक सेट है और इस पर एक रिलेशन आर दिया गया है और ये रिलेशन आर जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। वो कह रहा है कि ए कामा बी इस प्रकार से आएंगे, ए कामा बी सच दैट ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा होगा, दूसरे वाले के क्यूब से छोटा होगा या उसके क्यूब के बराबर होगा, ये वो कह रहा है। इस प्रकार से रिलेशन आपको बनाने हैं। तो इसमें चेक करके बताना कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है। चेक करके बताना है, चेक करना है। चेक आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक कर लेते हैं क्या करना, अब की बार चेक करना है। तो एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये रियल नंबर का एक सेट है। तो एग्जाम्पल कितना देंगे, आपको इनफाइनाइट एग्जाम्पल देना पड़ेगा क्योंकि रियल नंबर में इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे, एलिमेंट इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, यानी कि स्वतुल्य की बात करते हैं। तो आप लोग समझने की कोशिश करें, चेक करना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं। ये रिलेशन क्या है, ए छोटा होना चाहिए बी क्यूब से, यानी कि पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले के क्यूब से छोटा हो या बराबर हो, तब तो वो रिलेशन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एकदम क्वेश्चन ये जो आप लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 2, एकदम क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा था कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, रिफ्लेक्सिव नहीं था। कैसे एग्जाम्पल के थोड़ा दिखा देते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 1/2 कामा 1/2, भाई उसी देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ पे लिख देंगे यार लेट 1,2 इज एन एलिमेंट दैट इज बिलोंग इन द गिवन रिलेशन ए, गिवन सेट ए। यहाँ पे लिखेंगे लेट 1,2 या ऐसे लिख देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के थोड़ी दिखा देंगे। बिलोंगिंग इन सेट ए एंड क्लियरली 1/2 इज नॉट इक्वल और लेस देन 1/2 क्यूब। कैसे, ये 1/2 हो गया, ये 1/8 हो जाएगा। अब बताइए कौन बड़ा है, इसको छोटा होना पड़ेगा पर ये बड़ा है। देखिए कैसे, फ्रैक्शन में बड़ा और छोटा देखने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिखाया गया होगा। तो इधर 8 का मल्टीप्लाई भी, इधर 8 आ गया, इधर 2 हो गया, तो ये वाला नंबर बड़ा, इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, बड़ा। जबकि इधर क्या आना चाहिए था, छोटा। देखिए इनइक्वलिटी का मुंह जिधर खुला होता है उधर बड़ा होना चाहिए, जिधर बंद होता है उधर छोटा। तो इसको छोटा होना चाहिए था, इसको क्या होना चाहिए था, छोटा, पर ये क्या आ गया, बड़ा। ये बड़ा हो गया, बट यहाँ पे लिख देंगे बट इसको छोटा होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए
था, बट ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब इनइक्वलिटी फुलफिल नहीं कर रहा है। इज़ नॉट इक्वल टू, इस इट मीन्स 1/2 इज़ नॉट इक्वल और लेस 1/8, सो 1/2 कामा 1/2 इज़ नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ। इट मीन्स यहाँ पे कह देंगे अतः 1/2 के साथ, स्वयं के साथ इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। और इसका मतलब हुआ हेंस, यहाँ पे लिख देंगे हेंस आर इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सब पे हो जाए, सब पे वो ये डेफिनेशन फुलफिल कर दे चलेंगे, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पर एक पे भी अगर नहीं किया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वातुल्य संबंध ये नहीं है, स्वातुल्य संबंध नहीं है। दूसरा बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, यानी कि सममित है कि नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। एकदम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह है ये। तो क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिखेंगे चूँकि 1,2 इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन, या ऐसे लिख देंगे माना 1,2 लेट 1,2 इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन। इफ 1,2 इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन देन 1,2 इज fulfill the given definition of relation, that is first element of the ordered pair is equal or less than the cube of second element of the ordered pair। यानी कि 1 is less than or equal to 2 cube, 1 is less than equal to 8, जो कि सही है, जो कि ये बात क्या है, सत्य है। अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। बट अब यही तो होता है ना, ए बी बिलोंग करना चाहिए इस रिलेशन से, एंड बी ए भी बिलोंग अगर कर जाता है तभी तो वो सिमेट्रिक होता है। डियर फ्रेंड्स, यही तो हमने आपको बताया है, यही तो सिखाया है, यही तो पिछले लेक्चर से सिखाते चले आ रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 से। तो देखिए बट 2,1 इज़ नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन बिकॉज क्योंकि 2 is not equal to or less than 1 cube, because 2 is not equal to or less than 1 cube। 1 cube की वैल्यू 1 के बराबर है, तो आप देखिए इसको छोटा होने चाहिए था, पर ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि इनइक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है, इनइक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है, इट मीन्स नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक है। देखिए ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, छोटा होना चाहिए था पर बड़ा हो गया, यानी कि पहला वाला एलिमेंट जो लिखा था ऑर्डर्ड पेयर में वो दूसरे वाले के क्यूब से बड़ा हो गया, होना क्या चाहिए था, छोटा। तो यहाँ से इस तरीके से हम कह सकते हैं। तीसरा बात करते हैं ट्रांजिटिव की, देख लेते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ये संक्रामक है कि नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, चेक कर लेते हैं इसको। संक्रामक होने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, संक्रामक होने के लिए क्या करेंगे, माना A, B बिलोंगिंग इन द रिलेशन एंड B, C बिलोंगिंग इन द रिलेशन। अगर ये दोनों हैं देन इफ A, C आल्सो बिलोंगिंग इन द रिलेशन, तो ये एक संक्रामक संबंध होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है कि 3 एलिमेंट आपको ऑर्डर घटते हुए क्रम में लीजिए, देखिए होता कि नहीं होता है, देखिए ध्यान से सुनिए। तो 3 एलिमेंट घटते हुए क्रम में ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक जो है मान लीजिए एक ले लेते हैं 3, उसके बाद जो है और घटते हुए क्रम में ले लेते हैं 3 नहीं, एक ले लेते हैं 9, फिर इधर ले लेते हैं जो है अच्छा 4, 3 त्रिक करना, त्रिक 27 छोटा हो जाएगा। चलिए ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 4, यहाँ पे ले लिया 3 और यहाँ पे ले लिया 2। तो 4 का 3 के साथ रिलेशन है क्या, देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ 4, 3 बिलोंगिंग इन द रिलेशन,
या मान लेंगे कि इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। एंड अब 3,2 3,2 बिलोंगिंग इन द रिलेशन। अगर 4,3 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स 4,3 ये होगा क्या, 4 हमेशा छोटा होगा, 27 आएगा ना यहाँ पे, तो ये छोटा हो गया ना, यहाँ से ये सही हो रहा है। एंड 3 इज ऑलवेज लेस देन 2 क्यूब, ये भी हो रहा है। बट यहाँ पे 3,2 नहीं लेना चाहिए था, 3,2 से यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो एक काम कर देते हैं, 3,1 ले लेते हैं, 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं, यहाँ पे 1 ले लीजिए, 4 3 1 कर देते हैं, 1 कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ 1 कर देते हैं, चलिए 1 कर देते हैं। अच्छा 1 कर देंगे तो भी समस्या, 1 भी नहीं होगा, 1 सेकंड रुक जाइए, सोच के एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, नहीं तो खतरा हो जाएगा यहाँ पे, समझिए बात को। हम जो है दूसरा एग्जाम्पल सेट करते हैं, यहाँ से नहीं आएगा ये, 4 3 से नहीं आएगा, सोच के एग्जाम्पल लेना है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 9 8 और जो है 9 8 9 5 3 ले लेते हैं। अब देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो 9,5 बिलोंग करना चाहिए इस रिलेशन से, मान लेंगे ऐसा। एंड 5,3 बिलोंग कर जाए इस रिलेशन में, मान लेंगे ऐसा। तो इसका मतलब है कि 9 जो है वो छोटा होना चाहिए 5 के क्यूब से। एंड इधर 5 छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 3 के क्यूब से, ऐसा है क्या। पर जो है 9 जो है, फिर से यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा, 9 और क्यूब कर देंगे तो फिर मैटर ख़राब हो जाएगा। 5 3 2 ले लेंगे अगर, हाँ यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, आ जाएगा आपकी बात। कितना कर देंगे यहाँ पे 2। देखिए ये मतलब आप मत सोचिएगा कि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम जान लीजिए एक तरीके से चेक कर पा रहे हैं कि ये सब जो है इस रिलेशन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए ये सारे के सारे एलिमेंट जो अब तक लिखे, जो हमने लिख के मिटाए, वो सारे के सारे एलिमेंट कि अगर हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो वो इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। बट यहाँ पे जब हम 2 ले लेते हैं, जब यहाँ पे कितना ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे 2 ले लेने से, यहाँ पे लिख देंगे 2 ले लेने से 2 के क्यूब से ये 5 हमेशा क्या है, छोटा है। बट अब देखिए ये A है, ये B है, ये C है, तो ये आपका AB हो गया, ये आपका BC हो गया। बट AC नहीं है, ध्यान से देखिए। बट 9,2 इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन बिकॉज 9 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब। ऑर्डर पेयर का पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के क्यूब से छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये 9 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 8, ये इस इनइक्वलिटी को पास नहीं कर रहा है, क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये गलत है। इसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहेगा। इसके पहले जितने एलिमेंट इधर लिखे थे सबके सब बिलोंग कर रहे थे, वो सारे के सारे एलिमेंट को लेकर अगर मैं ऑर्डर पेयर बनाते तो वो इस रिलेशन के अंदर शामिल हो जाते। बट जब यहाँ पे हमने 2 को ले लिया तो ये इस ऑर्डर पेयर में शामिल नहीं हो रहा है। इट मीन्स आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, आर जो वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये जो रिलेशन आर दिया गया था ये ना तो सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, और ना ही ट्रांजिटिव है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो रिलेशन है ये कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से इसको हम करते हैं। तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया वो फिर बोला कि नहीं ये नहीं होगा, तो ये नहीं होने का मतलब ये है कि इससे जो है वो ट्रांजिटिव प्रूफ हो जा रहा था। पर हम और भी एग्जाम्पल ट्राई किए, पर जब यहाँ पे हमने 2 को रखा तो हमने देखा कि ट्रांजिटिविटी के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा था। तो हम कह देंगे कि 9,5 5,2 अगर इस रिलेशन में होंगे, बट 9,2 इस रिलेशन में नहीं हो रहा है, जो कि AC का काम कर रहा है। ठीक इस तरीके से इसको हम करेंगे। अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जो रिलेशन R था ये ना तो सिमेट्रिक था, ना तो रिफ्लेक्सिव था, ना ही ट्रांजिटिव था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
समझने की पूरा कोशिश करें आप लोग, चैप्टर थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा बोरिंग भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहना है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई आर 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि यहाँ पे एक सेट दिया गया है और एक रिलेशन दिया गया है, और आपको बताना कि ये जो रिलेशन जो इस सेट पे बना हुआ है वो जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक तो है बट ना तो वो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, आपको यही बताना है। तो सेट तो है, सेट ए है, सेट को मान लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, माना जो सेट है वो ए है और सेट में एलिमेंट है 1 2 3, और जो रिलेशन इस पे बनाया हुआ है, रिलेशन कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है, रिलेशन है 1 2 1, ये रिलेशन है। अब इसमें बताना है इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव NEITHER, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। देखते हैं क्या है यार, सबसे पहले देखते हैं, ध्यान से सुनो, रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के देखिए ध्यान से, रिफ्लेक्सिव होगा अगर इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के स्वयं के साथ डबलेट्स होंगे। तो ध्यान से देखिए, कोई भी डबलेट्स नहीं है, 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए जो कि नहीं है, 2 का 2 के साथ रिलेशन, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज चूँकि 1 1 इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में प्रत्येक एलिमेंट के लिए नहीं देखना होता है, बस देखिए कुछ जैसे यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 1 2 इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन एंड 2 1 इज आल्सो बिलोंगिंग इन द रिलेशन, आल्सो, अतः, हेंस, रिलेशन R इज सिमेट्रिक। चूँकि 1 2 आया था और उसका उल्टा 2 1 भी मौजूद है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करें तीसरे को। तीसरा है, देखिए ध्यान से सुनिए, बिकॉज 1 2 इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन। अब 1 2 2 1 एंड 2 1 इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन, ये आपका ए बी हो गया, ए बी बिलोंग कर गया रिलेशन से, ये आपका बी सी हुआ। बट अब ए सी के लिए क्या होना चाहिए था 1 1, बट 1 1 इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन, हेंस ए बी तो है, बी सी तो है, बट ए सी नहीं है, इसलिए ये रिलेशन, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, अतः संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है। संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है। संबंध तब होता है जब ए बी है, बी सी है, ए सी भी आ जाता। तो इस तरीके से इसको कर लेते हैं, छोटा सा था ये। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई आर इज इक्वल टू x, y सच दैट x and y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस
इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कह रहा है कि सिद्ध करिए या दिखाइए कि एक सेट है ए जो किसी लाइब्रेरी में रखी हुई सभी किताबों का एक संग्रह है, एक समुच्चय है। यानी कि यहाँ पे जो सेट दिया गया है वो कलेक्शन ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, यानी कि किसी एक कॉलेज के एक लाइब्रेरी, कॉलेज में लाइब्रेरी होती है ना, तो उस लाइब्रेरी में रखे गए सभी किताबों का एक सेट है, समुच्चय है ए से दिखाया गया है उसको। और उस पर एक रिलेशन इस प्रकार से बनाया गया है कि रिलेशन में जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले से रिलेटेड होगा यदि उनमें जो नंबर ऑफ पेज हैं वो क्या है, सेम है। इफ़ द नंबर ऑफ पेज एक्स एंड वाई हैव सेम इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और दिखाइए कि ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन की कोई अलग से डेफिनेशन नहीं होती है, हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, यानी कि तुल्यता संबंध वो हो जाता है यदि वह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। यानी कि आरएसटी अगर कोई भी रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है कि मतलब यहाँ पे सेट क्या दिया गया है, यहाँ पे जो सेट है ये 7 नंबर क्वेश्चन है और सेट दिया गया है ऑल द बुक्स ऑफ ए कॉलेज इन अ लाइब्रेरी। स्पेलिंग यार हमको नहीं आती है, लाइब्रेरी क्या स्पेलिंग, LIBRARY, सही तो है, सही हो गया स्पेलिंग, बहुत अच्छा। अब आर यहाँ पे एक रिलेशन बनाया गया है। रिलेशन क्या है, रिलेशन में कह रहा है कि यक्स कामा वाई इस प्रकार से लिए जाएंगे, यक्स सच दैट यक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यानी कि यक्स और वाई में जो पृष्ठों की संख्या है वो बराबर है। यहाँ पे लिख देंगे यक्स और वाई किताबों में, यक्स और वाई 2 अलग अलग किताबें हैं, मान लीजिए एक मैथ की दूसरी साइंस की है, पर उसी लाइब्रेरी के हैं दोनों। यक्स और वाई किताबों में पृष्ठों की संख्या कैसी हो जाए, सेम हो जाए, सेम होनी चाहिए। अगर 2 किताबों में, जैसे मान लीजिए मैथ और साइंस की किताब में 2 पृष्ठों की संख्या सेम है तो इसका मतलब है कि मैथ और साइंस की किताब एक दूसरे से रिलेटेड है, ये कहने का मतलब हुआ। तो इसको दिखाना है मुझे कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। शो दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, शो दैट दिस रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हिंदी में इसको बोलते तुल्यता संबंध। जो रिलेशन, यहाँ पे लिख देंगे जो रिलेशन, जो संबंध रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो वही इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। वही इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे दिखाएंगे, उसी किताब का उसी किताब के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो उस लाइब्रेरी में कोई एक किताब है, वो स्वयं के साथ, यानी कि उस किताब में स्वयं के साथ वो उतना ही पेज रखेगा। सीधा सीधा यही समझ लीजिए कि उस किताब में उस लाइब्रेरी में रखी हुई है प्रत्येक किताब में जो पेजों की संख्या है वो स्वयं के साथ उतना ही पेज होगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए हम मैथ की 2 किताब उठाएं NCERT की, तो उसी क्लास की मैथ्स की NCERT की किताब उठाएं मैथ्स की, तो जितना मेरे में पेजों की संख्या होगी मेरे वाले बुक में, उतना मेरे दोस्त के बुक में भी पेजों की संख्या होगी। अगर वो मैथ्स की ही बुक होगी और NCERT की ही होगी तब ऐसा है, तो इसका मतलब वो सेम ही तो बुक हुआ। तो सेम का सेम के साथ रिलेशन है और वही तो रिफ्लेक्सिव को शो करता है। यहाँ पे लिखेंगे लेट फॉर एनी ए बिलोंगिंग इन सेट ए, यानी कि ए कोई बुक है, ए जो है कोई भी बुक होगा जो कि
जो कि उस लाइब्रेरी में से होगा तो उसमें यहाँ पे लिखेंगे उसमें कि जो पेजों की संख्या होगी वो बराबर होगी खुद के साथ। यहाँ पे लिखेंगे एंड ए कामा ए इज बिलोंगिंग इन द आर एंड फॉर ऑल ए कामा ए, फॉर ऑल होता सभी के लिए, यहाँ पे लिख देंगे हेंस दिस इज रिफ्लेक्सिव, अतः यह स्वतुल्य है। अतः यह स्वतुल्य, आप लोग समझिए इस बात को कि अगर इक्विवेलेंस दिखाना तो स्वतुल्य भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। स्वतुल्य ये हो गया। दूसरा बात करते हैं सिमेट्रिक की। सममित की बात करते हैं। ये सममित संबंध है कि नहीं है ये देखिए। तो अगर उस लाइब्रेरी की 2 बुकों में सेम नंबर ऑफ पेज होगा, यानी कि एक मैथ को उठा लीजिए दूसरा साइंस को उठा लीजिए। अगर मैथ वाली बुक में 100 पेज हैं और साइंस वाले में भी 100 पेज हैं तो मैथ और साइंस की बुक आपस में रिलेटेड होगा। तो आप समझिए उसका उल्टा भी तो होगा, चाहे मैथ साइंस रिलेटेड होगा तो साइंस मैथ होगा, क्योंकि जितना पेज मैथ वाले में होगा उतना साइंस में होगा, जितना साइंस वाले में होगा उतना मैथ वाले में होगा। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ए कामा बी इज बिलोंगिंग इन द आर इट मीन्स नंबर ऑफ पेजेस, इट मीन्स नंबर ऑफ पेजेस पृष्ठों की संख्या, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक ए इज इक्वल नंबर ऑफ पेज इफ नंबर ऑफ पेज ऑफ बुक बी हेंस बी कामा ए इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन आल्सो। 100 पेज अगर मैथ वाले में 100 साइंस वाले में, इसका मतलब मैथ और साइंस रिलेशन में होगा, साइंस और मैथ भी होगा, क्योंकि उल्टा करेंगे तो भी 100 पेज आएगा, तो भी इक्वल पेज होंगे। तो हेंस अतः सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है, सिमेट्रिक भी है। तीसरा ट्रांजिटिव, तीसरा दिखाते हैं ट्रांजिटिव। संक्रामक के लिए क्या करेंगे, तो संक्रामक के लिए करेंगे वही ए बी, यहाँ पे लिख देंगे माना, हिंदी में लिख देते हैं आपकी बार, माना ए कामा बी बिलोंगिंग इन द रिलेशन एंड और बी कामा सी बिलोंगिंग इन द रिलेशन। अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। यही तो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि या तो आप कह दीजिए कि नंबर ऑफ पेजेस इन बुक ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक बी। अगर दोनों में नंबर ऑफ पेजेस बराबर है तो वो रिलेशन में बिलोंग कर जाएंगे। तो ये चीज़ आप पहले लिख दीजिए, या फिर जो अभी लिखने जा रहा हूँ उसको पहले लिख दीजिए। अगर इसको पहले लिखेंगे तो बाद में उसको लिखना पड़ेगा, अगर उसको पहले लिखेंगे तो बाद में इसको लिखना पड़ेगा, किसी को भी कर दीजिए। हमने यहाँ पे मान लिया कि ये रिलेशन में है। अगर रिलेशन में है तो नंबर ऑफ पेजेस इन बुक ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक बी, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते कि नहीं। और हमने यहाँ पे बताया कि बी और सी रिलेशन में, इसका मतलब है नंबर ऑफ पेजेस इन बुक बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक सी। आप ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों में पेजों की संख्या बराबर है तो मान लीजिए यहाँ पे 100 पेज है, यहाँ पे भी कितना पेज है 100, तो बी में पेजों की संख्या कितनी है 100, तो यहाँ पे भी 100 होगा। और अगर ये इसके बराबर तो यहाँ पे भी कितना होगा 100। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों भी तो आपस में बराबर हैं। और ये किसको दिखा रहा है, ये ए है और ये सी है। यहाँ पे लिख देंगे अतः n कामा ए इज इक्वल टू n कामा सी, क्योंकि 100 इसमें भी आ रहा है और 100 इसमें भी आ रहा है। हेंस देखिए यहाँ पे आपकी बार उल्टा लिख दिया हो, पेज बराबर हो गया तो रिलेशन में हो जाएगा, अगर रिलेशन में था तो पेज बराबर हो गया,
कैसे भी करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे हेंस अतः ए कामा सी बिलोंगिंग इन द रिलेशन, और अगर ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए सी भी आ गया तो ये रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। हेंस ट्रांजिटिव अतः संक्रामक है। तो अगर ये संक्रामक है तो हमने देखा कि ये जो रिलेशन दिया गया था, ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो जब तीनों हो गया तो ये इक्विवेलेंस है। यहाँ पे लिख देंगे हेंस, कहाँ लिखे, जगह नहीं है, जगह नहीं है तो कहाँ लिख दें इसको, ये वाली चीज़ मिटा देंगे या ऊपर लिख देंगे, चमकेगा तो नहीं, चलो ऊपर लिख देंगे। अतः दिया गया संबंध आर एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। अतः जो रिलेशन तीनों होता है, अतः आर तुल्यता संबंध भी है। अतः आर तुल्यता संबंध भी है। इट मीन्स आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन आल्सो बिकॉज आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है ये। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम प्रूफ कर देते हैं, दिखा देते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग इसको वीडियो को आराम से बैक करिए, पीछे करिए और दोबारा से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें आप लोग, तो आपको ज़रूर ये समझ में आएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8। और एक चीज़ सुन लीजिए, अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो उसमें एक होता है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, अगर रिलेशन इक्विवेलेंस है तो इक्विवेलेंस क्लास होगा, और इक्विवेलेंस क्लास उस दिए गए सेट के कई सारे टुकड़े करेगा, और उन यानी कि उस दिए गए सेट के उस दिए गए सेट को, उस दिए गए समुच्चय को कई सारे समुच्चयों में डिवाइड कर देगा, और प्रत्येक समुच्चय में वही एलिमेंट आएंगे जो दिए गए रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे, और उनको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस क्लास। समझ गए? अभी मैं बताता हूँ इक्विवेलेंस क्लास क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से ही बताने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में शायद यही कुछ डिस्कशन किया जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास। और इक्विवेलेंस क्लास तभी आता है जब वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तुल्यता संबंध जब होगा तो इक्विवेलेंस क्लास आएगा। इक्विवेलेंस क्लास से ही पता चल रहा है कि क्लास मतलब होता है वर्गीकरण, यानी कि वो दिए गए सेट को डिवाइड कर देगा कुछ डिफरेंट सेट में, कुछ डिफरेंट समुच्चय में, और वो समुच्चय जो होंगे वो सबसेट होंगे उस बड़े वाले समुच्चय जो दिया गया था जिसके टुकड़े हुए हैं, और उन टुकड़ों में जो समुच्चय बन रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। और उस इक्विवेलेंस क्लास यानी कि उस टुकड़े में बनने वाले जो समुच्चय उनमें वही एलिमेंट आएंगे जो उस रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे। एक बात और थोड़ा सा मॉड के बारे में बताते हैं। मॉड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हल्का सा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मॉड यक्स बराबर, अब यक्स पता नहीं क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, या थोड़ा सा और बात करते हैं। मॉड 2 = 2, मॉड 3 = 3, यानी कि मॉड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू है वो पॉजिटिव बन जाती है जब मॉड हट जाता है। समझ लीजिए इस बात को। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है तब तो ऑलरेडी पॉजिटिव, मॉड की कोई भी वैल्यू नहीं है, पर अगर मॉड के अंदर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। पर ये पॉजिटिव बना कैसे, इसको ध्यान से देखिए। तो मॉड 3 = 3 होता है, उसके पीछे क्या है, इस माइनस, ये जो मॉड के अंदर लिखी गई संख्या थी इसको एक माइनस दिया जाता है, तो इसको एक माइनस दिया गया तो ये माइनस में लिख के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब ये एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, यानी कि मॉड के अंदर अगर निगेटिव है तो उसको एक और निगेटिव दे के पॉजिटिव बना दिया जाता है। इस प्रकार से क्या करते हैं, मॉड के अंदर की जो नेगेटिव क्वांटिटी है वो पॉजिटिव बन जाती है। ठीक, अच्छा, आपको इसमें क्या सीखना, आपको अभी फिलहाल के लिए आप इतना सीख लीजिए। अब अगर लिखा गया हो मॉड एक्स, तो एक्स पता नहीं पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो अब मॉड एक्स प्लस है कि माइनस है, तो ये माइनस एक्स भी हो सकता है
और ये प्लस एक्स भी हो सकता है। समझ गए? ये माइनस आप ये मत समझिएगा कि एक्स की वैल्यू ये वही वाला माइनस है, यहाँ पे एक्स निगेटिव होगा, एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। ये वही वाला, ये वो वाला निगेटिव है जो इसको प्रोवाइड करके प्लस कर दिया गया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो भी लिखी जाएगी निगेटिव लिखी जाएगी, जैसे एक्स की वैल्यू -1 लिखा जाएगा, ये माइनस जो अभी दिया गया, अब ये मिलकर क्या बना देगा इसको प्लस। यानी कि मॉड के अंदर कोई वेरिएबल है तो वो या तो प्लस में बाहर आ जाएगा या तो माइनस, दोनों पॉसिबिलिटी वहाँ पे होगी। तो क्या करते हैं, आपको ये सीखना है कि इफ़, आप ये सूत्र याद रख लीजिए, इफ़ मॉड एक्स इज इक्वल टू, अब मॉड के बाहर निकलेगा कोई वैल्यू देगा तो पता नहीं एक्स कितना, मान लेंगे इसकी कोई वैल्यू ए आएगी, तो इफ़ मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, तो वो ए भी हो सकती है और माइनस ए भी हो सकती है, वो पॉजिटिव हो सकती है। तो करना ये है आपको कि अगर लिखा गया मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, तो ए नहीं लिखना है, मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, याद रख लेना इस बात को, मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, वो प्लस ए भी हो सकता है और माइनस ए भी। तो बोला कि मॉड ए बराबर प्लस माइनस ए, आपको उल्टा भी याद करना है, अगर प्लस माइनस ए लिखा गया है तो ये मॉड एक्स के बराबर होगा, एक्स ही नहीं वाई जेड कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मॉड के अंदर भी उसको कर सकते हैं। अगर यहाँ से प्लस माइनस हटाएंगे तो उस क्वांटिटी को मॉड के अंदर कर देंगे। ठीक, चलिए ये मेरे कहने का मतलब हुआ। और आप यहाँ पे आप एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ए वही नंबर है जो ये मॉड के अंदर बैठा हुआ है, बाहर निकलेगा। वैसे यहाँ पे मुझे एक्स ही करना चाहिए था, तो आप चाहे एक्स कर दीजिए, चाहे जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू 4 लिख दिए, तब तो ये सीधा 4 हो जाएगा, -4 लिख देंगे तो -4 ऐसे हो जाएगा। तो वही मॉड की वैल्यू ही बाहर निकलती है। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय, एक सेट दिया गया है, पढ़ देते हैं क्वेश्चन को पहले पूरा। कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए है 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट, यानी कि ए कामा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है और ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला एलिमेंट ए है, दूसरे वाले से रिलेटेड तब होगा जब ए माइनस बी का जो मॉड होगा एक इवन नंबर होगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक सेट दिया गया है ए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेट दिया गया है ए, ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं, इसको अच्छे से देखने की कोशिश करिए। ये बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। और क्वेश्चन लिखा गया है कि आर एक सेट दिया गया है, सॉरी एक सेट दिया गया है ए, इसमें एलिमेंट आई हुई हैं 1 2 3 4 5। अब एक रिलेशन दिया गया है, रिलेशन है ए कामा बी, इस रिलेशन में जो एलिमेंट आएंगे वो ए कामा बी इस प्रकार से आएंगे कि मॉड ऑफ ए माइनस, यानी कि ए माइनस बी का मॉड, यानी कि उस ऑर्डर्ड पेयर के पहले और दूसरे एलिमेंट को माइनस करने पर उसका मॉड जब भी लिया जाता है इज इवन बोल रहा है कि इज इवन, यानी कि वो सम हो जाए, इस प्रकार से ए और बी लेने हैं। अब कह रहा है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, लिख देते क्वेश्चन को, इज एन इक्विवेलेंस, तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करके दिखाना है। सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other but no element but
but no elements 1, 3, 5 is not related to each other, is related to any element of 2, 4. ये है क्वेश्चन। यह इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। सबसे पहले बताना है कि इस सेट पर ये जो रिलेशन बना हुआ है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा आपको ये बताना है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5, यही अभी हमने आपको इक्विवेलेंस क्लास बताया था ना। इक्विवेलेंस क्लास क्या करता है, इस सेट के टुकड़े कर देता है। तो ध्यान से देखेंगे तो 1, 3, 5 ये एक सेट बना हुआ है जो कि इसी का टुकड़ा है, यानी कि ये सबसेट है किसका, ए का। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस क्लास है। यहाँ पे एक और इक्विवेलेंस क्लास है, ये दूसरा वाला टुकड़ा है। उसने कहा कि सिद्ध करके बताओ कि ये जो रिलेशन है, ये जो और हमने बताया था कि इक्विवेलेंस क्लास जो बनाते हैं वो दिए गए सेट के टुकड़े करके एक सेट बना लेते हैं और उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट उस रिलेशन के डेफिनेशन के हिसाब से आएंगे। तो वो कह रहा है कि सिद्ध करके बताइए कि ये जो प्रत्येक एलिमेंट है वो रिलेटेड है किससे, खुद से। तो 1, 3 रिलेटेड है खुद से। क्यों? क्योंकि 1, 3 रिलेटेड हो जाएगा अगर 1 में से 3 घटाने पर उसका मॉड लिया जाए तो वह एक इवन नंबर है। तो 1 में से 3 जाएगा, 2 आएगा, -2 आएगा और -2 एक मॉड के बाहर आएगा, +2 बनेगा जो कि एक इवन नंबर है। तो आप देखिए कि ये दोनों रिलेटेड हो जाएंगे। 3, 5 घटेगा, 2 आएगा जो कि इवन नंबर है, रिलेटेड हो जाएगा इससे। तो कहने का मतलब वही हुआ कि इक्विवेलेंस रिलेशन की ये बात कर रहा है। ठीक, आगे 2, 4 करेंगे, घटा देंगे। 2, 4 रिलेटेड है ना एक दूसरे से। अगर रिलेटेड होंगे तो ये डेफिनेशन फुलफिल करेंगे तो रिलेटेड होंगे, कर रहे हैं ना। 2 - 4 करेंगे कितना आएगा, -2, मॉड लगा हुआ, मॉड हटेगा, +2 बन जाएगा। अभी हमने बताया आपको। तो इसका मतलब है कि 2, 4 रिलेटेड हो गया इससे। अब आगे कह रहा है कि बट ये भी सिद्ध करिए कि ये जो 1, 3, 5 है और ये 2, 4 है, ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। नहीं है ना। तो देखिए इसका 1 इसके 2 के साथ कहाँ रिलेटेड है। 1, 2 इज़ नॉट रिलेटेड, बिलोंग मतलब ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 1 - 2 का जो मॉड है वो -1 है और ये -1 1 के बराबर है और 1 नहीं होना चाहिए, उसको एक सम संख्या होनी चाहिए। और सम संख्या 2 का गुणज होता है। सम संख्या में 2 का गुणा हुआ होता है, 2 गुणे समथिंग करके लिखा होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मैथ्स में इवन नंबर को दिखाने का तरीका होता है कि इवन नंबर 2n के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि 2 × समथिंग। तो किसी भी संख्या में अगर 2 से गुणा है, वो 2 का गुणज है तो वो एक इवन नंबर होगा। ठीक है। तो इवन नंबर को 2n लिख देंगे। चलिए दिखाते हैं सबसे पहले इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव। तबीयत नहीं सही थोड़ा, फिर भी मेहनत कर रहे हैं, क्या किया जाएगा, करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। पैरासीटामॉल खा के पढ़ा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव ये स्वतुल्य है कि नहीं है। देखिए स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य होने के लिए खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सेट दिया गया है 1, 1, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट रिलेशन में होगा। क्यों? क्योंकि 1, 1 करेंगे 0 आएगा जो कि बिलोंग कर जाएगा इस रिलेशन से। 2, 2 0 आएगा जो कि बिलोंग कर जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 जो होता है वो 2 का मल्टीपल होता है, 2 का जो है वो मल्टीपल गुणज होता है, मल्टीपल होता है। कैसे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, दिखा देते हैं ऐसे, मतलब सारे एग्जाम्पल नहीं लेंगे, कोई एक जनरल एग्जाम्पल लेके दिखा देंगे। लेट एनी ए बिलोंगिंग इन सेट ए। कोई ए है जो इस सेट का ही एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है। ए की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, या तो 2, या तो 3, या तो 4। ए की वैल्यू कुछ भी ले लो इस सेट से। यहाँ पे लिखेंगे a - a = 0 which is an even number। 0 एक इवन नंबर है। कैसे, ध्यान से देखिए। a - a = जो 0 आया है, 0 को लिख सकते हैं, 0 को लिख देंगे भैया 2 × 0
और किसी भी नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका मतलब वो 2 का मल्टीपल है, 2 का गुणज है। और अगर कोई भी नंबर 2 का गुणज है तो इसका मतलब है कि वो एक सम संख्या है, 2n के फॉर्म में है। जो सम संख्या होती है, सम संख्या जो होती है वो 2n के फॉर्म की होती है, जहाँ पे n एक इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, यानी कि 0 से वो शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस ए इक्वल 2 इंटू 0, इट मीन्स, या इसको ऐसे लिख देंगे ना, और इसको ऐसे लिख दीजिए a माइनस ए इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंगिंग z, पूर्णांक से बिलोंग कर रहा है, यानी कि n जो होगा वो 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो a माइनस ए मॉड ऑफ a माइनस ए कर देंगे यहाँ पे, मॉड ऑफ a माइनस ए इज इक्वल टू 2 इंटू 0 मॉड ऑफ a माइनस ए इक्वल टू 2n। इस रिलेशन को अभी अच्छे से लिख देंगे। चलिए यहाँ पे जो है इस रिलेशन को और अच्छे से लिखने की कोशिश कर देते हैं। ये जो रिलेशन दिया गया है भैया, या वहीं पे समझा देते हैं, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू, इवन को दिखा देंगे 2 इंटू एन के फॉर्म का। किससे दिखा देंगे? 2n वेयर n बिलोंगिंग इन z। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 2 इंटू एन के फॉर्म का आ गया है। हेंस फॉर ऑल a कामा a बिलोंगिंग इन द रिलेशन, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यह स्वतुल्य संबंध हो गया। ठीक, दूसरा बात करते हैं सिमेट्रिक के। सिमेट्रिक देख लेते हैं। सममित आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सममित में क्या करेंगे? लिखेंगे माना a कामा बी बिलोंगिंग इन द रिलेशन। अब a कामा बी अगर बिलोंग कर गया इस रिलेशन में, इट मीन्स, माना को लिख देंगे लेट, इट मीन्स a माइनस बी का जो मॉड होगा वो एक इवन होना चाहिए। यही तो कह रहा है। तो इट मीन्स a माइनस बी का जो मॉड है वो 2n के बराबर है। यही तो। अब a माइनस बी का जो मॉड है वो 2n के बराबर है, तो जब b माइनस ए कर देंगे तो वही माइनस में बन जाएगा ना। जैसे मान लीजिए a की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 2 माइनस 1 करने पे कितना आ गया? 1 आ गया। अब अगर हम b की वैल्यू 1 ले लें और इसकी वैल्यू 2 ले लें तो 1 माइनस 2 करने पे माइनस 1 आएगा और बाहर निकल के बाहर फिर से 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर a कामा b बिलोंग करेगा तो b कामा a भी बिलोंग कर जाएगा। उल्टा कर देने से क्या होता है? अगर उल्टा कर देंगे, ऑर्डर को चेंज करके घटाएंगे तो वही चीज़ माइनस आ जाएगी, वो माइनस ही रह जाती है। पर जो मॉड लगा उसको वापस से क्या कर देगा? प्लस कर देगा। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इफ़ a कामा b बिलोंगिंग इन द R, इट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू इवन, एंड वी नो दैट हाउ टू बी सो इवन नंबर्स। तो दिस इज 2 कामा n, 2 इंटू n। तो इसका ये मतलब हुआ, हेंस b माइनस a इज इक्वल टू 2n आल्सो, क्योंकि ऑर्डर चेंज कर दिया ना, b में से a घटा दिया, माइनस ही आएगा, पर मॉड जो लगा है प्लस कर देगा। हेंस देयरफॉर b कामा a बिलोंगिंग इन रिलेशन आल्सो, माइनस हो जाएगा, मॉड लगा प्लस बन जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, याद रखे रहना। हेंस R इज सिमेट्रिक, अतः संबंध R सममित संबंध है। सममित संबंध है। ठीक, तीसरा बात करते हैं ट्रांजिटिव के। ट्रांजिटिव संक्रामक में क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लेट, माना a कामा b बिलोंगिंग इन द रिलेशन एंड
बी कामा सी belonging in the relation. If a comma b belonging in the relation, we know that it means a माइनस b का जो मॉड होगा वो 2n के बराबर होगा एंड b माइनस सी का जो मॉड होगा वो 2m के बराबर होगा, जहाँ पे m और n जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे वेयर n इज बिलोंगिंग इन द z, वेयर m एंड n बिलोंगिंग इन द z। अब मॉड हटेगा, अभी हमने आपको बताया था ना कि a माइनस बी इजक्वल टू प्लस माइनस 2n एंड b माइनस सी इजक्वल टू प्लस माइनस 2n। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि मॉड x इजक्वल टू अगर a है, मतलब अगर मॉड के अंदर x है तो वो प्लस माइनस a के बराबर होगा। अभी हमने आपको थोड़ी देर बताया था, या प्लस माइनस a इजक्वल टू मॉड x, ज़रूरत पड़ने पर ऐसा कर सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि a और c में रिलेशन चाहिए। अगर a और c में रिलेशन चाहिए तो b को हटाना है, तो b कैसे हटेगा जब जोड़ेंगे तब, क्योंकि एक प्लस एक माइनस निशान अलग नहीं होना चाहिए, अपोजिट साइन होनी चाहिए। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, कर देंगे ऐड। कैसे करेंगे देखो, तो जब ऐड करने जाएंगे तो a माइनस बी इजक्वल टू प्लस माइनस 2, यहाँ पे n है, यही तो। अच्छा ऐड ऐसे करते हैं ना, कैसे ऐड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट पार्ट में। तो इधर है a माइनस बी, तो a माइनस बी प्लस ऐड कर रहे हैं प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी, इधर कर देंगे क्या प्लस माइनस 2n, फिर प्लस माइनस 2m। बात को समझने की कोशिश करें, ये और ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस 2m क्या हो जाएगा, कॉमन, प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे और 2 भी कॉमन ले लेंगे। जब ऐड करेंगे कॉमन कौन कौन होगा, प्लस माइनस कॉमन होगा और 2 भी कॉमन होगा, तो क्या बचेगा n प्लस में क्या m। यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से, प्लस माइनस यहाँ पे भी, प्लस माइनस यहाँ पे भी कॉमन हो गया, तो कौन, और 2 भी कॉमन होगा, तो कौन बचा n प्लस में m। n एक इंटीजर है, m एक इंटीजर है, दो इंटीजर जब भी जुड़ते हैं एक इंटीजर ही आते हैं। अब जैसे 3 प्लस 2, अब तक तो 2 दिख रहे हैं ना, 2 नंबर 2 अंक दिख रहे हैं ना, जब वो जुड़ जाएंगे तो एक अंक में शामिल हो जाएगा, बन जाएगा। इसी प्रकार से n एक पूर्णांक है, m दूसरा पूर्णांक है, ये दोनों पूर्णांक जब जुड़ जाएंगे तो किसी एक पूर्णांक तीसरे में शामिल हो जाएंगे, इसलिए इसका कोई तीसरा नाम दे देंगे। अभी ऐसे भी तो कर सकते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस सी, a माइनस क्या हो गया c, ठीक है। अब a माइनस सी इजक्वल टू प्लस माइनस 2। अब n हमने बताया ना, ये एक इंटीजर है, a भी एक इंटीजर है, a मान लीजिए 4 है, ये मान लीजिए 6 है, तो 4 और 6 2 दिख रहे हैं, पर जब जुड़ के 10 बनेंगे तो एक ही दिखेगा, तो ये अब इसको एक दिखा सकते हैं। चलिए इसका नाम p दे देते हैं, जहाँ पे बता देंगे वेयर p बिलोंगिंग z, p एक इंटीजर होगा। अब ये प्लस माइनस देखिए, यहाँ पे लिखा था ना कि मॉड x बराबर प्लस माइनस से, तो प्लस माइनस अगर यहाँ से मॉड x का रूप धारण कर लेगा, यानी कि प्लस माइनस अगर आप हटाना चाह रहे हैं तो वो मॉड में चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस, इसका मतलब ये मॉड बन जाएगा, ये मॉड बन गया, ये माइनस सी और इक्वल टू क्या 2p, और p एक इंटीजर है। तो इसका मतलब है कि a माइनस सी का जो मॉड आया वो 2 इंटू इंटीजर आया, और 2 इंटू इंटीजर मीन्स वो एक इवन नंबर है। तो a माइनस सी का मॉड एक इवन नंबर आ गया, इट मीन्स a माइनस a कामा सी इज आल्सो बिलोंगिंग इन द रिलेशन। इट मीन्स a कामा सी, इट मीन्स a कामा सी बिलोंगिंग इन द रिलेशन, अतः यह रिलेशन में बिलोंग कर गए, हेंस ट्रांजिटिव, अतः यह संक्रामक है। ये क्या है, संक्रामक हो गया ना ये, क्योंकि ये रिलेशन में आ गए तो इसलिए संक्रामक हो गया। अगर ये संक्रामक है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया, और अगर ये तीनों है तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। एक पार्ट इसका हो गया।
ठीक, प्यारे दोस्तों विद्यार्थियों, ये जो रिलेशन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लिख देते हैं। थोड़ा कैमरा सही से सेट नहीं था, सही सेट कर दिए। तो ये जो है यहाँ से हमने देखा कि a माइनस सी का जो मॉड है वो है 2 इंटू पी। पी एक इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि a कामा सी इज आल्सो बिलोंगिंग इन द रिलेशन, हेंस a कामा बी इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन, b कामा सी इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन एंड a कामा सी इज आल्सो बिलोंगिंग इन द रिलेशन। सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन आर इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड हमने देखा यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया, इसलिए ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंस क्लास क्रिएट होगा। इक्विवेलेंस क्लास क्रिएट क्या मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास उस दिए गए सेट को कुछ डिफरेंट सेट में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक सेट डिसजॉइंट सेट होते हैं और प्रत्येक सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो इस रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे, परिभाषित करेंगे रिलेशन की डेफिनेशन को, तभी उसमें रखे जाएंगे। और उस सबसेट के, यानी कि उस सेट के जो टुकड़े हुए हैं जिनसे सेट बनाया गया है, उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो अब बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट की, इसको मिटा देते हैं, दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं। अरे यार मिटा दिया साला, ये क्वेश्चन भी मिटा दिया। एक काम कर देते हैं, जो है फिर से क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्या लिखा था यहाँ पे? आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड, यहाँ पे एंड लिखा गया है, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ नो एलिमेंट्स but no elements are related, but no element of 135 is related to any element of 2,4। तो देखिए दूसरे पार्ट को करते हैं। कह रहा है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135। अच्छा, यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, अब बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट की। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 135 है, दिस इज इक्विवेलेंस क्लास एंड 2,4 इज इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास है, इस सेट को नाम, चलिए इस सेट का नाम A1 कह देते हैं। ए एक सेट है A1 जिसमें 1,3,5 एलिमेंट है, एंड ये दूसरा सेट है, इसको नाम दे देते हैं A2 2,4। ठीक, ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंस क्लास है। इक्विवेलेंस क्लास तभी बने जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इसमें वही एलिमेंट आएंगे जो इस रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे होंगे, और प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे, आपको शो करके दिखाना कि ये और इन दोनों के जो एलिमेंट है आपस में रिलेटेड है। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 1,3 एंड 3,5 एंड 1,5 इज रिलेटेड, इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन बिकॉज 1 - 3 का जो मॉड है वो 2 के बराबर है, 3 - 5 का जो मॉड है वो 2 के बराबर है, 1 - 5 का जो मॉड है वो 4 के बराबर है। ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और ये भी क्या है? ये इवन नंबर है। इसी प्रकार से इधर ध्यान से देख लीजिए, 2,4 इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन बिकॉज 2 - 4 का जो मॉड है वो 2 है, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे बट आगे कहा है कि आप ये भी बताइए कि ये जो इक्विवेलेंस क्लास है और ये जो इक्विवेलेंस क्लास है, यानी कि A1 और A2 सेट के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। बट यहाँ पे लिख देंगे यार, बट A1 एलिमेंट ऑफ A1 एंड एलिमेंट ऑफ A2 इज नॉट
बिलोंगिंग इन द आर, ये इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर जाएंगे, दिखा देते हैं। एक करके दिखा देंगे, बाकी सब आप लोग करिए या फिर ना करिए, सब चलेगा। एक करके दिखा दे रहे हैं। देखिए A1 सेट क्या है, 1 3 5। A2 क्या है, A2 है 2 4। अब इसका एक एलिमेंट 1 ले लीजिए, इसका 2 ले लीजिए, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज मॉड ऑफ 1 - 2 = 1, जो कि इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है। ये सम संख्या नहीं है, सम होता तो आता, सम संख्या ही है, ये सम संख्या नहीं है, इसलिए इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे 3 4 भी नहीं है, इज़ नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन। क्यों? क्योंकि 3 - 4 का जो मॉड है वो 1 है, जो कि सम संख्या नहीं है। तो इस तरीके से तो इक्विवेलेंस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पे साइड में करके लिखवा देते हैं। इस तरीके से हम दिखा दिए ना इसको, कि ये जो है वो इन दोनों जो इक्विवेलेंस क्लास के जो दोनों इक्विवेलेंस क्लास जो बने हुए हैं, उनके एलिमेंट आपस में तो रिलेटेड हैं, पर वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अब एक बात और मैं बताता हूँ, ये जो A1 = 1 3 5 है, और ये जो A2 = 2 4 है, ये दोनों की दोनों इक्विवेलेंस क्लास है, इक्विवेलेंस क्लास है। तो अगर ये इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस क्लास, सबसे पहले यहाँ पे बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, प्रॉपर्टीज ये है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि दोनों जो 2 ही सेट नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं, ऐसे कई सारे सेट बन सकते हैं, पर वही डेफिनेशन को फुलफिल करते हुए एलिमेंट रखे जाएंगे। तो ये क्या होते हैं कि A1 और A2 का जो यूनियन होगा ना, वो उस सेट के बराबर होगा। सबसे पहली बात, जितने भी टुकड़े कर डालो उस सेट के, उस टुकड़े को जब यूनियन के साथ जोड़ोगे तो वही बड़ा वाला सेट आ जाएगा जिसके टुकड़े हुए हैं। दूसरा प्रत्येक टुकड़े डिसजॉइंट होंगे, यानी कि A1 और A2 का जब इंटरसेक्शन होगा वो 5 के बराबर होगा। यानी कि जो एलिमेंट पहले वाले टुकड़े में आएंगे, पहले वाले सबसेट में आएंगे, वो एलिमेंट दूसरे वाले टुकड़े में नहीं आएंगे, यानी कि उनके बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। और जब कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो वो 5 होगा, एक इम्पटी सेट कहलाएगा। तीसरा आपको ये बताना है कि ये जो टुकड़े हुए हैं, यानी कि जो पहला इक्विवेलेंस क्लास A1 और दूसरा इक्विवेलेंस क्लास A2 बना है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए एक नाम दिया गया है, इसको बोलेंगे, ये जो A1 लिखा गया ना, ये 1 3 5, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। क्या बोलेंगे? कंटेनिंग 1। और ये जो A2 है, A2 इसको बोलेंगे 2 4 को, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2 ऐसा करके इसको बोलते हैं पहचानने के लिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बताया इक्विवेलेंस क्लास ये समझ में आएगा। एक बार फिर से ठंडे दिमाग से बता देता हूँ, इक्विवेलेंस क्लास तभी पॉसिबल होगा जब कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास वो जो रिलेशन जिस सेट पे बना हुआ है उस सेट के कई सारे सेट बना देता है, छोटे छोटे कई सारे सेट बना देगा, और वो सेट एक दूसरे के लिए तो डिसजॉइंट होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, और वो जो सेट बनेंगे, जो सबसेट होते हैं उस बड़े वाले सेट का, उनके एलिमेंट आपस में रिलेटेड होते हैं, और उनके जो एलिमेंट होंगे वो दिए गए रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे, तभी वो उस सेट के अंदर आएंगे। यानी कि जो टुकड़े करके सेट बनाया गया है उनके अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो डेफिनेशन को फुलफिल कर देंगे रिलेशन की, वही टुकड़े आते हैं। और यहाँ पे देखिए ये दोनों का जो यहाँ पे 2 ही इक्विवेलेंस क्लास बना और दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, यानी कि पहले वाले टुकड़े का कोई भी एलिमेंट दूसरे वाले में बिलोंग नहीं करेगा, और दोनों को जब जोड़ देंगे यानी कि दोनों का यूनियन ले लेंगे तो वो उस बड़े वाले सेट के क्या होगा? बराबर होगा।
इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसके 9 से लेके आगे के क्वेश्चन को हम अपने दूसरे लेक्चर में करवाएंगे। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे और भी क्वेश्चन जो 9 से लेके आगे के क्वेश्चन हैं उनमें भी इक्विवेलेंस क्लास पे कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो आगे की क्लास में इक्विवेलेंस क्लास के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और 12th क्लास इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, एंड थोड़ा सा इसको टफ भी कहा जाता है क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा लेंदी होता है, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको पहले से यानी कि पूरी साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब होगा कि आपको लगातार पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन पढ़े उसके बाद चौथे दिन सो गए, कहीं दूसरे जगह चले गए, ऐसा सब कुछ नहीं करना है। आपको एक रेगुलरिटी बना के रखनी है। रेगुलर रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में ज़रूर आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो। धन्यवाद फ्रेंड्स।